दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के लोक नृत्यों के बारे में बताऊंगा यानी फोक डांसेस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों भारत के भूगोल को देखोगे तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रीय शासित प्रदेश हैं जहां सैकड़ों की तादाद में जातियां और जनजातियां वास करती हैं। इन सभी जातियों और जनजातियों की कुछ ना कुछ कहानी है, कुछ इतिहास है और उस इतिहास को बताने के लिए आपको बहुत से लोक नृत्य मिलेंगे। जी हाँ, कोई भी लोक नृत्य अपने आप में एक कहानी बताता है और अगर आप यूं ही देखने जाओगे तो भारत में आपको सैकड़ों की तादाद में लोक नृत्य देखने को मिलेंगे। कुछ नृत्य तो ऐसे हैं जिनको नाम भी नहीं दिए गए हैं और कुछ तो ऐसे हैं कि एक ही नृत्य को 4-4, 5-5 नाम मिले हुए हैं। तो आज हम भारत के कुछ ऐसे ही लोक नृत्यों की बात करने वाले हैं जो अलग अलग राज्यों में फेमस है, जिनसे कि सवाल बनते हैं और मैं सिर्फ महत्वपूर्ण लोक नृत्य आपको बताने वाला हूँ, इसलिए इनको स्पेशली लिख लेना। शुरुआत हम लोग करेंगे भारत में सबसे नॉर्थ में यानी कि जम्मू कश्मीर के साथ। जम्मू कश्मीर में अगर कश्मीर घाटी की आप बात करोगे तो वहाँ पे राउफ या फिर रूफ नृत्य बहुत ज़्यादा फेमस है। जब वसंत ऋतु आती है तो कश्मीर घाटी में वास करने वाली राउफ जनजाति इस डांस को करती है। मतलब ये फोक डांस कौन करता है? राउफ जनजाति के लोग करते हैं और पूरी कश्मीर घाटी में सबसे प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है ये। इसके अलावा कश्मीर घाटी के अंदर आपको दुमहल या फिर डमहल नृत्य भी देखने को मिलेगा जो कि वट्टाल जनजाति द्वारा किया जाता है। इसमें जो नर्तक होते हैं वो लंबे रंगीन वस्त्र पहनते हैं और झंडा गाड़कर उसके आसपास नाचते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दो नृत्य हैं, एक राउफ है, एक दुमहल है। इसके बाद अगर आप जम्मू क्षेत्र के अंदर आओगे तो वहाँ पे भी आपको दो नृत्य देखने को मिलेंगे। एक है कूद नृत्य जो कि डोगरा समुदाय द्वारा धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों में किया जाता है, और एक है हैरन नृत्य जो कि मुख्य रूप से हिमाचल सीमा के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में किया जाता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सवाल बन चुका है। एक है कूद और एक है हैरन। तो दो कश्मीर घाटी में हो जाते हैं और दो जम्मू क्षेत्र के अंदर हो जाते हैं। इसके बाद अगर आप राजस्थान आओगे तो राजस्थान में दो इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में घूमर आ गया होगा, सबसे प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर। महिलाएं जो हैं वो घेरेदार घाघरा पहनकर घूम घूम कर नृत्य करती हैं। विवाह हो, तीज हो, गणगौर हो, ऐसे अवसरों पर ये नृत्य किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कालबेलिया नृत्य। ये जो नृत्य है इसको यूनेस्को ने 2010 में अमूर्त विरासत के रूप में पहचान दी थी। इस नृत्य में सांप जैसी लचीली गतिविधियां होती हैं और लोकगीत शामिल होते हैं। वेशभूषा में काली रंग का लहंगा और चोली और चांदी के गहने पहने जाते हैं और मुख्य रूप से महिलाएं हैं वो इस नृत्य को करती हैं। तो कालबेलिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना घूमर और कालबेलिया। एक नृत्य और है जो आप राजस्थान में याद रख सकते हो, वो है भवाई। ये भवई नहीं है, ये भवाई है। ये नृत्य काफ़ी कठिन नृत्य होता है क्योंकि इसमें शारीरिक कौशल की आवश्यकता होती है। इसमें जो महिलाएं होती हैं वो तलवार की धार पर नाचती हैं और मैं आपको बता दूं कि 7 से 8 मटके इनके सर पर रखे हुए होते हैं। उदयपुर और बाड़मेर में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है भवाई नृत्य, तो इसे याद रखना। तो घूमर, कालबेलिया और भवाई तीनों ही राजस्थान के अंदर होते हैं। चलते चलते आप एक और नृत्य याद कर सकते हो और वो है तेरा ताली। तेरा ताली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल बना है इसके ऊपर। कामड़ जनजाति की जो महिलाएं होती है वो ये नृत्य करती हैं। इसमें हाथों पैरों की जटिल गतिविधियां होती है और मुंह से तलवार संभालने के करतब शामिल होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है तेरा ताली। तो तेरा ताली और भवाई दोनों ही कठिन है, तो दोनों को अलग से याद रखना। घूमर और कालबेलिया इन दोनों को अलग से याद रखना। तो 4 हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम हिमाचल प्रदेश चलें तो यहाँ आपको 2 लोक नृत्य देखने को मिलेंगे। सबसे प्रसिद्ध है नाटी नृत्य जो कि कुल्लू, मंडी, शिमला और किन्नौर क्षेत्र में देखने को मिलता है। ये जो नृत्य है नाटी नृत्य, ये देवभूमि का नृत्य भी कहलाता है। इसमें पुरुष और महिलाएं गोल घेरे में हाथ पकड़कर लयबद्ध तरीके से नाचते हैं। दशहरा हो, विवाह हो या फिर स्थानीय मेला हो, यहाँ पे आपको नाटी नृत्य देखने को मिल जाता है। इसमें ढोल, नगाड़ा, रणसिंगा और शहनाई बजती है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके अलावा दूसरा लोक नृत्य है थोड़ा, जिसका नाम है थोड़ा। ये जो सिरमौर और सोलन का क्षेत्र है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये जो नृत्य है ये धनुर्विद्या से जुड़ा हुआ है। इसमें जो नर्तक होता है वो तीर अंदाजी के करतब दिखाता है और नाचता है। ये जो नृत्य है ये महाभारत युद्ध से प्रेरित नृत्य है, तो इसे आपको याद रखना है। तो एक हो जाता है नाटी और एक होता है थोड़ा। इसके बाद अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 2 फेमस नृत्य देखने को मिलेंगे। एक तो है भांगड़ा, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, और एक है गिद्दा। जो भांगड़ा है
वो फसल उत्सव पर होता है मेनली, जो आपका वैसाखी होता है उस पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा विवाह में भी देखने को मिलता है, या फिर और कोई मेला हो वहाँ पे भी देखने को मिलता है। लगभग लगभग हर तरीके के त्यौहार में ये नृत्य किया ही जाता है। ये एक बहुत ज़्यादा ऊर्जावान नृत्य है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। अब एनर्जी तो हर तरीके के नृत्य में लगती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऊर्जावान है। इसमें रंगीन पगड़ी, कुर्ता, चूड़ीदार और जूतियाँ पहन के जो नर्तक हैं वो नाचते हैं। जो गिद्दा होता है वो मेनली महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है, जो भांगड़े की तरह ऊर्जावान होता है। शादियों में, त्योहारों में, सामाजिक समारोह में आपको देखने को मिलता है। इसमें ढोलकी का उपयोग किया जाता है। तो दो तरीके के नृत्य हो जाते हैं, एक भांगड़ा है और एक गिद्दा है पंजाब राज्य में, तो याद रखना है। हिमाचल में नाटी और थोड़ा था, तो नाटी, थोड़ा, भांगड़ा, गिद्दा पास पास में है, याद हो जाएगा। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ भी आपको एक लोक नृत्य देखने को मिलता है जो कि है छोलिया। जी हाँ, छोलिया। ये जो नृत्य है इसमें तलवार और ढाल का उपयोग होता है, और जो कुमाऊं क्षेत्र है, जो उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र आपको देखने को मिलता है गढ़वाल के पास वाला, ये वहाँ आपको देखने को मिलेगा। जब भी कोई शादी, विवाह या फिर कोई त्योहार आता है उस समय पे छोलिया नृत्य किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आपको याद रखना। अगर हम उत्तर प्रदेश चलें तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लोक नृत्य आपको देखने को मिलेंगे। एक तो है नौटंकी, जिसको नाटक भी कहा जाता है। ये लोक नाट्य के साथ जुड़ा हुआ नृत्य है, जिसमें आपको हाथरस और कानपुर की अलग अलग शैलियां देखने को मिलेगी। मतलब हाथरस में थोड़ा अलग शैली से किया जाता है नौटंकी, और कानपुर में थोड़ा अलग तरीके से। वो तो क्षेत्र बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, तो उस हिसाब से चीजें बदल ही जाती हैं। इसके अलावा है रास लीला। ये जो रास लीला है ये भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित एक नृत्य है, जो कि नाटक की तरह लगता है, जो मथुरा वृंदावन में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन बाकी यूपी के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है उत्तर प्रदेश के लिए। नौटंकी और रास लीला बहुत ज़रूरी है, सवाल बनता है। उत्तर प्रदेश के बाद अगर हम मध्य प्रदेश की तरफ चलें तो यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट लोक नृत्य देखने को मिलते हैं। एक है मटकी नृत्य। इसके नाम से पता चल रहा है कि मटकी का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। जो नर्तक होता है वो अपने सर पर मटकी रखकर नाचता है। मालवा क्षेत्र जो है उसमें विशेष रूप से होली के दौरान ये किया जाता है। याद रखना, मालवा क्षेत्र में होली के दौरान मटकी नृत्य किया जाता है। हालांकि और भी त्योहारों में आपको देखने को मिल जाता है ये। इसके अलावा भगोरिया, जो भील और बैगा आदिवासी समुदाय है, उसमें ये नृत्य ज़्यादा देखने को मिलता है। ये होली से पहले युवाओं के मिलन का प्रतीक माना जाता है भगोरिया नृत्य, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो, ये बात तो आपको पता होगी कि मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी राज्य के मुकाबले बहुत ज़्यादा आदिवासी समुदाय वास करते हैं, तो यहाँ पे आपको आदिवासी नृत्य बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। अब इसके बाद अगर हम महाराष्ट्र की तरफ चलें तो महाराष्ट्र में दो इंपॉर्टेंट नृत्य आपको देखने को मिलते हैं। एक तो है लावणी। लावणी का नाम आपने सुना होगा, ढोलक की तेज थाप पर किया जाने वाला नृत्य है। इसमें जो महिलाएं होती हैं वो पारंपरिक साड़ी पहनती हैं, जिसको नौवारी भी कहा जाता है। किसी भी तरीके का उत्सव आ गया, जैसे कि गणेश उत्सव आ गया, या फिर कोई विवाह आ गया, या फिर ऐसा ही कोई त्यौहार आ गया, वहाँ पे ये जो नृत्य है वो किया जाता है। मेनली आपको गणेश उत्सव पे देखने को मिलेगा लावणी, तो इसे आपको याद रखना है। इसके अलावा एक नृत्य है कोली नृत्य। कोली नृत्य जो है वो मछुआरा समुदाय का नृत्य है, क्योंकि आपको पता है कि जो महाराष्ट्र है वो समुद्र के किनारे है, तो वहाँ पे एक अच्छी तादाद में मछुआरा समुदाय भी वास करता है। तो वहाँ पे ये कोली नृत्य आपको देखने को मिलता है। इस नृत्य के अंदर समुद्री जीवन को दर्शाया जाता है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है महाराष्ट्र के लिए लावणी और कोली, इन्हें आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं आंध्र प्रदेश की तरफ चलूँ तो यहाँ पे भी दो इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है। एक तो है कुचिपुड़ी। अब आप कहेंगे कुचिपुड़ी तो शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसे लोक परंपराओं से जोड़ा जाता है, इसलिए इसको आप शास्त्रीय भी कह सकते हो, लोक नृत्य भी कह सकते हो। मेनली तो ये शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन लोक कथाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। इसमें पौराणिक कथाएं बताई जाती है, इसका नाट्य प्रदर्शन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, कुचिपुड़ी याद रखना है। इसके अलावा धीमसा भी यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे पोरजा जनजाति रहती है, जो आदिवासी समुदाय है, उनके द्वारा इसे किया जाता है। इसमें जो महिलाएं होती हैं वो गोल घेरे में नृत्य करती हैं और बांस की लकड़ियों का उपयोग करती हैं। तो इम्पॉर्टेंट है धीमसा, इसे आपको याद रखना है, कुचिपुड़ी और धीमसा। इसके बाद अगर आप गुजरात की तरफ आओगे तो गुजरात में भी आपको दो टाइप के लोक नृत्य देखने को मिलेंगे। एक तो है गरबा, और जिसको आप डांडिया रास भी कहते हो। आपको पता है कि इसको भी अमूर्त विरासत बनाया गया है। नवरात्रि के दौरान किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है ये,
गरबा में महिलाएं जो हैं वो घेरा बनाकर नृत्य करती हैं और डांडिया का उपयोग करती हैं, तो गरबा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य और होता है जिसका नाम है भवई। ये भवाई नहीं है, ये भवई है, गुजरात का भवई। इसमें जो महिलाएं होती हैं वो मटकी या तलवार के किनारे पर संतुलन बनाते हुए नृत्य करती हैं। इसके अलावा इसके अंदर नाट्य भी प्रदर्शित किए जाते हैं। सिर्फ महिलाएं नहीं करती हैं, पुरुष भी करते हैं। आपको एक कैरेक्टर का नाम पता होगा, नट्टू काका। नट्टू काका का असली नाम है घनश्याम नायक। घनश्याम नायक जो थे वो अब तो नहीं रहे, लेकिन भवई के बहुत ही अच्छे नृत्य कलाकार वो माने जाते थे और भवई करते थे। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। तो गुजरात में गरबा और भवई आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आप हरियाणा की तरफ आओगे तो यहाँ भी आपको एक नृत्य देखने को मिलेगा जिसका नाम है झूमर। जैसे राजस्थान में है घूमर, वैसे हरियाणा में है झूमर। इसमें क्या होता है कि जब फसल उगती है, फसल उत्सव आता है, तो पुरुष जो हैं वो इस नृत्य को करते हैं और बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा से करते हैं। इसमें हाथों को झटकते हुए गोले में नृत्य किया जाता है, घेरे के अंदर नृत्य किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है झूमर। राजस्थान का घूमर और हरियाणा का झूमर। अब इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि भाई फसल उगी है तो फसल बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो खुशी होगी, खुशी होगी तो लोग झूम उठेंगे। तो हरियाणा में जब फसल उगती है तो लोग झूम उठते हैं, झूमर करते हैं। अगर हम केरल की तरफ चलें तो केरल में भी आपको दो इंपॉर्टेंट लोक नृत्य देखने को मिलेंगे। एक तो है कथकली। अब आप कहेंगे कथकली भी शास्त्रीय नृत्य है, बिल्कुल सही बात है, शास्त्रीय नृत्य ही है, लेकिन इसको भी लोक तत्वों से जोड़ा जाता है और इसके अंदर आपको लोक तत्व देखने को मिलेंगे भी। इसमें चेहरे को मुखौटों से ढका जाता है और एक विस्तृत वेशभूषा की जाती है जिसमें आपको एक व्यक्ति नाचता हुआ नजर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कथकली। इसके बारे में मैंने आपको शास्त्रीय नृत्य में भी बताया था। इसके अलावा एक और लोक नृत्य है जिसका नाम है थिरुवातिरकली। इंपॉर्टेंट है थिरुवातिरकली। जब ओणम मनाया जाता है, ओणम एक त्यौहार है, तो इसके दौरान जो महिलाएं होती हैं वो गोलाकार नृत्य करती हैं जिसमें सबके हाथों में लयबद्ध गतियां होती हैं। इसके अलावा कोई अन्य समारोह भी होगा तब भी आपको ये नृत्य देखने को मिल जाएगा। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कथकली और थिरुवातिरकली। अब देखो कथकली तो आपको याद रह ही जाएगा, लेकिन थिरुवातिरकली में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसको स्पेशली याद रखना। इसके बाद अगर हम तमिलनाडु चलें तो तमिलनाडु में भी आपको दो इंपॉर्टेंट नृत्य देखने को मिलेंगे। एक है करकट्टम, जिसमें महिलाएं सिर पर पानी के घड़े रखकर नृत्य करती हैं। ये जो नृत्य है ये देवी अम्मन की पूजा से जुड़ा हुआ है। वहाँ पे एक देवी अम्मन पूजी जाती है, तो उससे जुड़ा हुआ नृत्य है, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है पामपट्टम। इसमें सांप की वेशभूषा की जाती है और नृत्य किया जाता है जो कि नाग देवता को समर्पित होता है। तो याद रखना, पामपट्टम सांप से जुड़ा हुआ है, तो करकट्टम जो है वो माता से जुड़ा हुआ है और पामपट्टम जो है वो सांप से जुड़ा हुआ है। तो दोनों को याद रखना। इसके बाद अगर हम पूर्व की तरफ चलें तो यहाँ आपको देखने को मिलता है बिहार। बिहार में दो टाइप के लोक नृत्य किए जाते हैं। एक है विदेशिया, जो लोक नाट्य शैली के साथ जुड़ा हुआ नृत्य है। इसमें सामाजिक मुद्दों को हास्य और संगीत के माध्यम से दर्शाया जाता है। अक्सर आप एक चीज़ देखोगे कि जो बिहार है वहाँ पे भोजपुरी भाषा में या बिहारी भाषा के अंदर आपको बहुत से ऐसे नृत्य देखने को मिलेंगे जिनको सुनकर आपको थोड़ी बहुत हंसी भी आएगी, क्योंकि उसके अंदर मजाक उड़ाया जाता है। किसका? जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है। तो उसके दौरान नृत्य भी किया जाता है जिसको विदेशिया नृत्य कहते हैं। इसमें सिर्फ गाने नहीं गाए जाते हैं, इसमें पूरा नाटक करके दिखाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। ऐसे ही इसके बाद आता है झिझिया नृत्य। ये जो नृत्य है इसमें महिलाएं सिर पर दिए रखकर नृत्य करती हैं, जो विशेष रूप से आपको छठ पूजा के दौरान देखने को मिलता है। जब छठ मनाई जाती है, छठी मैया की पूजा की जाती है, सूर्यदेव की पूजा की जाती है, उस टाइम पे तब होता ये है कि ये नृत्य किया जाता है महिलाओं द्वारा। तो इम्पॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना है। एक है विदेशिया और एक है झिझिया। इसके बाद यहाँ पे आपको तीन जुड़े हुए राज्य देखने को मिलेंगे। एक है झारखंड, एक है ओडिशा और एक है पश्चिम बंगाल। ये तीनों राज्य को ध्यान रखना। इन तीनों राज्य में एक लोक नृत्य बहुत ही ज़्यादा फेमस है जिसका नाम है छऊ नृत्य। ध्यान से समझो, छऊ नृत्य। ये जो छऊ नृत्य है इसको 2010 में अमूर्त विरासत के रूप में पहचान दी थी यूनेस्को ने। लेकिन इन तीनों ही जगहों पे जो छऊ नृत्य होता है वो अलग अलग शैली के अंदर होता है।
पहले तो ये समझ लो कि ये छऊ नृत्य होता क्या है। इस नृत्य में रामायण और महाभारत की जो पौराणिक कथाएं हैं उनको नाटक के रूप में दिखाया जाता है करके, जिसमें मुखौटों का और शारीरिक कौशल का इस्तेमाल किया जाता है। जो मुंडा और महतो लोग हैं, इन दोनों के बारे में आपको पता होगा, मुंडा और महतो, ये लोग बहुत ज्यादा करते हैं इस नृत्य को, छऊ नृत्य को, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब आप झारखंड की बात करोगे तो झारखंड में सरायकेला छऊ सबसे ज्यादा फेमस शैली है। ध्यान से समझ लो, सरायकेला छऊ सबसे ज्यादा फेमस है झारखंड के अंदर। जब ओडिशा की आप बात करोगे तो यहाँ पे मयूरभंज छऊ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है शैली। और जब पश्चिम बंगाल की आप बात करोगे तो वहाँ पे पुरुलिया इंपॉर्टेंट है, पुरुलिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो झारखंड में सरायकेला, उड़ीसा में मयूरभंज और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया सबसे इंपॉर्टेंट है। एक आखिरी बात याद रख लो छऊ नृत्य के बारे में कि ये एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य है, मतलब ये आधा शास्त्रीय है और आधा लोक नृत्य है। तो इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकता है, इसे याद रखना है। तो झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के एक साथ याद रख लोगे आप। एक चीज आपको और याद रखनी है कि झारखंड में कर्मा नृत्य भी किया जाता है। कर्मा नृत्य जो है वो कर्म वृक्ष की पूजा से जुड़ा हुआ नृत्य है। इसमें जो युवक और युवतियां होती हैं वो हाथ पकड़कर गोल घेरे के अंदर नृत्य करते हैं, तो पारंपरिक हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। तो छऊ जो है वो तीनों राज्यों में फेमस है और कर्मा नृत्य जो है वो आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम कर्नाटक की तरफ चलें तो यहाँ भी आपको दो टाइप के नृत्य देखने को मिलेंगे। एक है यक्षगान। यक्षगान जो है वो नृत्य, संगीत और नाटक का एक मिश्रण है। इसमें पौराणिक पात्र जो होते हैं उनकी भूमिका निभाई जाती है, जैसे कि कथाओं के अंदर कोई भी पात्र है उसको निभाया जाता है। इसके अलावा आपको डोलू कुनिथा भी देखने को मिलता है। डोलू कुनिथा ढोल की थाप पर किया जाने वाला पुरुषों का नृत्य होता है ये, जो शक्ति और समन्वय को दिखाता है। तो इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकता है, यक्षगान और डोलू कुनिथा कर्नाटक के अंदर। अब इसके बाद हम थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलें, उत्तर पूर्व की तरफ चलें, सात बहनों की तरफ, तो यहाँ भी आपको काफ़ी नृत्य देखने को मिलते हैं। जैसे असम की बात करें तो असम में दो लोक नृत्य हैं। एक है बिहू। बिहू नृत्य तीन टाइप का होता है, तीन मौक़ों पर किया जाता है। एक होता है बोहाग बिहू, जो कि वसंत आने पे किया जाता है, जब वसंत आती है, बहार आती है, तब ये नृत्य किया जाता है। एक होता है काटी बिहू, जो कि फसल कटाई पे किया जाता है, इसके नाम से पता चल रहा है कि काटी बिहू, कटने पर। और एक होता है माघ बिहू, जो कि सर्दी आने पे किया जाता है। माघ से आप समझ गए होंगे, सर्दी पे किया जाता है। इसमें युवा और युवतियां जो होती हैं, पुरुष और महिलाएं होती हैं, वो पारंपरिक वेशभूषा में ढोल की थाप पर नृत्य करती हैं। तो बिहू इंपॉर्टेंट है, तीन टाइप का है। एक बोहाग बिहू जो बसंत पे किया जाता है, काटी बिहू जो फसल कटाई पे किया जाता है, और माघ बिहू जो सर्दी आने पे किया जाता है, तो याद रखना है। दूसरा जो लोक नृत्य है वो आसाम में है, वो कौन सा है? वो है बागुरम्बा। बागुरम्बा जो है वो बोडो जनजाति का युद्ध होता है, मतलब युद्ध नृत्य होता है, जिसमें तलवार और ढाल का उपयोग किया जाता है। बोडो जनजाति थोड़ी सी लड़ाकू जनजाति है, मतलब ऐसे नहीं कि वो सबसे लड़ते रहते हैं, लेकिन इसके अंदर वीर गाथाएं जो होती हैं इनकी, वो लोग गाते हैं, तो याद रखना है। तो बोडो जनजाति जो है वो बागुरम्बा करती है। तो असम के दो हो जाते हैं, बिहू और बागुरम्बा। असम के बाद अगर हम मेघालय की बात करें तो यहाँ पे तीन टाइप की जनजातियां हैं, जिनके तीन टाइप के लोक नृत्य आपको देखने को मिलेंगे। एक है खासी जनजाति, जो मेनली खासी पहाड़ियों में बसती है। वहाँ पे लाहो नृत्य बहुत ज़्यादा फेमस है। मनोरंजन और सामाजिक एकता का एक नृत्य है, शादियों में और स्थानीय मेलों में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो गारो जनजाति है, जो कि गारो पहाड़ियों के अंदर रहती है, वो जो है करती है वांगला। वांगला बहुत ही फेमस है। इसमें क्या होता है कि जो फसल कटाई जब होती है नवंबर के अंदर, तब सूर्य देवता, जिसको वहाँ पे सालजोंग भी कहा जाता है, उनको धन्यवाद करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। प्रकृति और कृषि से संबंधित टोटल प्राकृतिक नृत्य है, तो इसे आपको याद रखना है। इसके अलावा जो जैंतिया जनजाति है, जो कि जैंतिया पहाड़ियों में रहती है, वो करती है बेहदीन खलाम। बेहदीन खलाम नाम है इसका। ये जो है बेहदीन खलाम त्यौहार के टाइम पे किया जाता है, जो कि जुलाई में आता है। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए और स्वास्थ्य की कामना करने के लिए नृत्य किया जाता है। मज़े की बात यह है कि इसके अंदर आपको थोड़ा सा लाहो नृत्य भी देखने को मिलेगा, जो कि खासी जनजाति के लोग करते हैं। तो मेघालय में खासी जनजाति के नृत्य अलग हैं, गारो जनजाति के नृत्य अलग हैं, और जैंतिया जनजाति के नृत्य अलग हैं। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम नागालैंड चलें तो नागालैंड में आपको रेगमा नृत्य देखने को मिलेगा।
ये जो नृत्य है नागा जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक युद्ध नृत्य है, यानी कि इसमें पारंपरिक हथियार और वेशभूषा शामिल होती है जिसमें युद्ध करके दिखाया जाता है। असलियत में युद्ध नहीं होता है ये, लेकिन नृत्य होता है युद्ध जैसा, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। इसके अलावा यहीं पे आपको चौंग नृत्य भी देखने को मिलेगा जो कि दूसरी नागा जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसका जो थीम होता है वो प्राकृतिक होता है, जो प्रकृति और कृषि से जुड़ा हुआ होता है। तो रेगमा और चौंग दोनों को आपको याद रखना है, सवाल बन सकता है। इसके बाद अगर आप सिक्किम की तरफ जाओगे तो यहाँ आपको सिंगी छाम नाम का नृत्य देखने को मिलेगा। सिंगी छाम ये जो नृत्य है याक के रूप में किया जाने वाला नृत्य है जो बौद्ध परंपराओं से जुड़ा हुआ है। सिक्किम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। अगर मिजोरम के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे चेराव नृत्य बहुत ज़्यादा फेमस है जो कि एक बांस नृत्य भी कहलाता है। इसमें कलाकार बांस की लकड़ियों के बीच में तालमेल बनाते हुए नृत्य करता है। इंपॉर्टेंट है, बांस नृत्य के नाम से भी सवाल आ सकता है। ये जो नृत्य है ये मिजो संस्कृति का एक प्रतीक माना जाता है, चेराव नृत्य, तो इसे याद रखना है। तो मिजो संस्कृति से सवाल बन सकता है, तो इसे ज़रूर याद रखना। इसके बाद अगर मणिपुर की तरफ जाए तो मणिपुर में मणिपुरी लोक नृत्य बहुत फेमस है जो कि थांगटा मार्शल आर्ट नृत्य कहलाता है। ये जो नृत्य है वो बहुत ज़्यादा ऊर्जावान है और इसके अंदर आपको कई सारी गतिविधियां देखने को मिलती है, तो मणिपुरी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद आखिर में 2 राज्य और बचते हैं जिसके 2 इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं। एक है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर आपको पंथी नृत्य देखने को मिलता है जो कि संत गुरु घासीदास जी की शिक्षाओं पर आधारित है। सवाल बन सकता है, स्पेशली गुरु घासीदास जी के हिसाब से बन सकता है सवाल कि कौन सा नृत्य जो है वो संत गुरु घासीदास जी की शिक्षाओं पर आधारित है। तो आपको लिखना है पंथी नृत्य कहाँ पे फेमस है, छत्तीसगढ़ के अंदर फेमस है। तो इसे तो आप ज़रूर याद रखना। और आखिर में हम भारत के एक इम्पॉर्टेंट राज्य गोवा की बात कर लेते हैं जो छूट गया था हमसे। उसमें भी आपको 2 इम्पॉर्टेंट नृत्य देखने को मिलते हैं। एक है देखणी जिसको ढकनी के नाम से भी जाना जाता है, जो मुख्यतः आपको हिंदू और क्रिश्चियन समुदाय करते हुए नजर आएंगे। महिला प्रधान नृत्य है ये, इसलिए इसको देवी का नृत्य भी कहा जाता है। और इस नृत्य के अंदर कोंकणी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, देखणी कोंकणी भाषा का इस्तेमाल होता है। और एक आपको देखने को मिलेगा मांडो। मांडो का नाम आपने सुना होगा। इसकी जो शैली है वो ग्रामीण शैली है। ये ग्रामीण शैली का सामाजिक नृत्य है। प्रेम विरह और सामाजिक मुद्दे शामिल होते हैं इस नृत्य के अंदर, और इसमें भी कोंकणी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि इस नृत्य की उत्पत्ति 19वीं सदी के अंदर हुई थी और तब से मांडो नृत्य गोवा के ग्रामीण इलाकों में आज भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो जाता है गोवा का लोक नृत्य। तो दोस्तों ये हो जाते हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य जिनसे कि पिछले 10-15 सालों में सवाल बने हैं लगभग हर एग्ज़ाम के अंदर। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैंने सारे ही आपको बता दिए हों, और भी हो सकते हैं, और भी बहुत ज़्यादा हैं भी, लेकिन ये वो लोक नृत्य हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप इनको याद कर लीजिए। आने वाली वीडियोस में हम बचे हुए लोक नृत्यों को ज़रूर कवर कर लेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।